हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड यूनिट, जिसके अंतर्गत हम अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड और न्यूक्लिक एसिड का अध्ययन करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अमीनो एसिड से, और प्रोटीन्स इसी का कंक्लूडिंग पार्ट है जो आगे हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गया है। किन्हें हम कहते हैं अमीनो एसिड्स? वो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे यौगिक जिसमें अमीनो ग्रुप भी हो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों हो, तो उनको हम अमीनो एसिड कर दें। यानी अमीनो ग्रुप भी हो, NH2 समूह भी हो और COH समूह भी हो, उनको हम अमीनो एसिड कहते हैं। और बनते कैसे हैं? प्रोटीन के जल अपघटन करने पर हमें अमीनो एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे हमको पता है सारे जितने भी प्रोटीन्स हैं वो किससे मिलके बनते हैं? अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं। इसलिए अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक समूह की स्थिति अल्फा पोजीशन पर या C2 स्थिति पर हमेशा अमीनो ग्रुप जुड़ा रहता है। अतः अल्फा अमीनो एसिड्स ही प्रोटीन की मूल संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। यानी कि सारे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उसमें अल्फा पोजीशन पर, यानी कि कार्बन नंबर 2 पर अगर NH2 समूह हो तो वही उसकी मूल संरचनात्मक इकाई मानी जाती है। प्रोटीन से प्राप्त होने वाले अमीनो एसिड की संरचना 22 है। टोटल कितने हैं? 22। इनमें से केवल दो को छोड़कर सारे के सारे अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। अपवाद कौन कौन से हैं? प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, दोनों इसके एक्सेप्शंस है, और ये दोनों इमीनो एसिड्स हैं, नॉट अमीनो एसिड्स। और 22 अमीनो एसिड्स में से 10 आवश्यक अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी एक अमीनो एसिड की अगर कमी हो गई उन 10 में से, जो कि दूध में पाए जाते हैं पूरे 10 के 10, अगर किसी की कमी हो जाती है 10 में से किसी एक अमीनो एसिड की कमी हो जाती है तो बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। नाउ आज हम स्टार्ट करें। देखो ये फॉर्मूला है। कार्बन पर चारों समूह अलग अलग हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन है, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है। COH है, CH3 समूह है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, H है और एक NH2 है अल्फा कार्बन पे। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण क्या है? अमीनो एसिड्स को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर, मतलब कितने अमीनो समूह हैं और कितने कार्बोक्सिलिक समूह हैं, इनकी संख्या के आधार पर हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले उदासीन अमीनो एसिड, मतलब न्यूट्रल अमीनो एसिड। यदि किसी अणु में अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान है तब ऐसे अमीनो ग्रुप उदासीन, क्योंकि एक बेसिक समूह है और दूसरा एसिडिक ग्रुप, अगर दोनों सेम है तो उनको हम न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ग्लाइसिन का फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है NH2 CH2 COH। एलेनिन एक CH3 समूह लग जाता है, CH3 CH NH2 एंड COH। ये दोनों के दोनों इसमें जो समूह हैं दोनों एक एक हैं, इसलिए ये कौन से अमीनो एसिड्स हैं? उदासीन अमीनो एसिड्स हैं। नेक्स्ट अमीनो एसिड है हमारा क्षारीय अमीनो एसिड, जिनको हम बेसिक अमीनो एसिड्स, मतलब बेसिक का अर्थ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर NH2 समूह ज़्यादा होंगे तो अमीनो एसिड बेसिक हो जाएगा। यदि अणु में COOH समूह की तुलना में NH2 समूह की संख्या अधिक होती है तो ऐसे अमीनो एसिड क्षारीय अमीनो एसिड कहलाते हैं, जैसे लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन का फॉर्मूला देखो, लाइसिन CH2 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 CH NH2 एंड COH, और कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, वहीं यहाँ पर भी NH2 लगा हुआ है। देखो ये है लाइसिन, जिसमें 2 NH2 हैं, और एक ये है आर्जिनिन। आर्जिनिन में भी हमारे कितने NH2 समूह हैं? 2 NH2 समूह हैं। तो ये दोनों किसका उदाहरण है? बेसिक अमीनो एसिड्स के। नेक्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड। यदि अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप की तुलना में अगर COH समूह 2 हों, ज़्यादा हों, तो उन्हें हम एसिडिक अमीनो एसिड कहलाते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड देखो 2 COH समूह है तो ये है एस्पार्टिक एसिड, एक NH2 है। दूसरा है हमारा ग्लूटामिक एसिड, जिसमें 2 COH समूह हैं, इसलिए ये दोनों किसके उदाहरण हैं? एसिडिक अमीनो एसिड्स के। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में
यानी अमीनो एसिड की पोजीशन के आधार पर, मतलब COH तो कोने पे लगा ही होगा, कार्बन नंबर 1 पे हमेशा COH रहेगा, पर उसके रेस्पेक्ट में NH2 समूह मैंने तुम्हें पहले बताया कि अक्सर अमीनो एसिड जो हैं वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा कार्बन पे NH2 है, पर कई बार बीटा गामा पर भी उपस्थित हो सकते हैं। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को हम दूसरी तरह से कैसे क्लासीफाई करेंगे? कार्बोक्सिलिक समूह के रेस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप अल्फ़ा पे जुड़ा है, बीटा पे जुड़ा है या गामा पे जुड़ा है, तो इनको हम इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। पहला है अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, यानी कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में, उसके रेफरेंस में, उसके रेस्पेक्ट में अमीनो ग्रुप अगर अल्फ़ा स्थिति पर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमीनो ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं, देखो जैसे एलेनिन ये है, तो इसको हम बोलेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड। वेलिन, इसको भी हम बोलते हैं अल्फ़ा अमीनो एसिड्स, क्योंकि दोनों समूह जो है वो एक ही अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा है। तो ये किसका उदाहरण है? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का। नेक्स्ट है बीटा अमीनो एसिड। इसमें अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन से जुड़ा रहता है, जैसे बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड और बीटा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। देखो ये अमीनो एसिड कौन सा है? ये अमीनो एसिड है हमारा बीटा अमीनो एसिड, और इसमें जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फ़ा की जगह बीटा कार्बन पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है गामा अमीनो एसिड। गामा अमीनो एसिड कौन सा है? इस प्रकार के अम्लों में अमीनो समूह कार्बोक्सिलिक एसिड के रेस्पेक्ट में गामा कार्बन पे जुड़ा हुआ था। किस पे जुड़ा है? देखो ध्यान से, गामा कार्बन पे। गामा कार्बन, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड एंड गामा अमीनो पेंटेनोइक एसिड। इन दोनों के अंदर हम देखो इस प्रकार से देखा रहे, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड और गामा अमीनो पेंटेनोइक एसिड, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तो इनको बोलते हैं हम गामा अमीनो एसिड। तो इस तरीके से हमने दूसरी तरीके से कैसे क्लासीफाई किया? अल्फ़ा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गामा अमीनो एसिड। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसा मैंने अभी बताया, एक ही कार्बन पर 4 समूह लगे हैं, तो इसका मतलब कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अधिकांश अमीनो एसिड में अमीनो समूह अल्फ़ा स्थिति पे होता है, और ग्लाइसिन के अलावा प्राकृतिक स्रोतों से, मतलब नेचुरली अकरिंग जो जितने भी अमीनो एसिड है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। वाई ग्लाइसिन? क्योंकि ग्लाइसिन में CH2 होता है, यानी एक कार्बन पे 2 Hs का मतलब वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो एक्सेप्ट ग्लाइसिन, लगभग सारे नेचुरल अकरिंग जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक संभाव्यता प्रदर्शित करते हैं। किसी भी अल्फ़ा अमीनो एसिड की संरचना को अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फ़ा कार्बन पर एक चिरल सेंटर होता है, और ये एक महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य क्या है कि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त सभी अमीनो एसिड जो है अल्फ़ा अमीनो एसिड अल्फ़ा कार्बन पर L विन्यास में रहता है। देखो हम कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पढ़ के चुके हैं बेटा, सब बच्चों को पता है D क्या होता है और कैपिटल D क्या होता है, कैपिटल L क्या होता है। H और OH के विन्यास में भिन्नता रखने के कारण हमने कार्बोहाइड्रेट में कहा था D कैपिटल D और कैपिटल L, पर यहाँ अमीनो एसिड में भी नेचुरल अकरिंग जो है अल्फ़ा कार्बन पे अगर विन्यास हम देखें तो किसका देखेंगे? H और किसका? NH2 का। जैसे कि अल्फ़ा L अमीनो एसिड किसे बोलेंगे? NH2 हमारे लेफ्ट हैंड साइड हो और H हमारे अगर राइट हैंड साइड होगा तो उसको हम अल्फ़ा अमीनो एसिड कहेंगे। इसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? देखो L ग्लिसरल्डिहाइड, OH लेफ्ट था, H राइट था, तो उसको हम बोल रहे थे L ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसका जो है इसको हम देखें, इसका ऑप्टिकल जो विन्यास है, आपेक्षिक विन्यास L ग्लिसरल्डिहाइड के समतुल्य होता है। इसलिए हमारे नेचुरल अकरिंग जितने भी अमीनो एसिड मिलते हैं वो अल्फ़ा अमीनो एसिड जितने भी हैं वो L होते हैं, D नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से इनका अगर हम विन्यास देखें और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के आधार पर किरल कार्बन के दाईं तरफ अमीनो एसिड समूह स्थित हो तो उसे D विन्यास बोलेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड हो तो उससे L विन्यास को। देखो और पर मैंने तो तुम्हें पहले अभी बता दिया कि ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये D फॉर्म है
और ये हमारी एल फॉर्म है। और मज़ेदार बात क्या है कि हमेशा हमें एल फॉर्म में ही दिखाई देते हैं, एल एलेनिन, एल वैलिन, एल ल्यूसीन। तो ये नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं और सबका विन्यास अक्सर कैपिटल एल होता है, डी नहीं होता है। दैट्स ऑल। कल दोबारा पढ़ेंगे अगली चीज़।